हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज एनपीवी के, यानी बेसिकली कैपिटल बजटिंग के टॉपिक्स हैं। देखो, एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी एक प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकालता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके। ठीक है, ये बताता है कि प्रोजेक्ट से कितना वैल्यू क्रिएट होगा। इसको अब हम डिटेल में समझें। फॉर्मूला में हर साल के कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटाते हैं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। अगर मान लो एग्जांपल दूँ, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये स्टार्टिंग कॉस्ट है जो कैश फ्लो से रिकवर करनी होती है। हर साल 30 करोड़ का कैश इनफ्लो 5 साल तक आता है और डिस्काउंट रेट 10% है। ये कैश फ्लोस प्रोजेक्ट के रेवेन्यू या सेविंग से आते हैं। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू यानी 113.74 करोड़ निकलता है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ घटाते हैं, आंसर 13.74 करोड़ आएगा। ठीक है जी। पॉजिटिव एनपीवी मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है यानी ग्रेट 0 से बड़ी है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करेगा। एनपीवी का ज़्यादा यूज़ हो सिंपल समझो, एनपीवी का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सारे कैश फ्लोज को एक्यूरेटली कंसीडर करता है। ये रिलायबल मेथड है प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए। अब इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टेप्स फॉलोड इन इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यूजिंग द एनपीवी मेथड। ये करने जा रहे हैं। देखो, पहला स्टेप है प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का एस्टिमेट लगाना। ये फ्यूचर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का प्रेडिक्शन होता है। इसमें प्रोजेक्ट के पूरे टाइम पीरियड के लिए कैश इनफ्लोस यानी रेवेन्यूज और आउटफ्लोस यानी कॉस्ट का एस्टिमेट किया जाता है। एक्यूरेट फोरकास्टिंग एनपीवी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लोस फोरकास्ट करने के बाद एक सही डिस्काउंट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसको चूज़ करना होता है। ये रेट प्रोजेक्ट के रिस्क और कैपिटल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। डिस्काउंट रेट कंपनी के रिक्वायर्ड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शो करता है। ये बताता है कि पैसा लगाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। डिस्काउंट रेट का यूज़ करके हर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। फ्यूचर कैश फ्लोस को आज के वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस फ्यूचर कैश फ्लोस को डिस्काउंट रेट से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू में लाता है। अगर फॉर्मूला की बात करें, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू पावर t। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख ही दूँ फॉर्मूला, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू पावर t। ठीक है जी। एनपीवी निकालने के लिए सारे कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू का सम करते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटाते हैं। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिट या लॉस देगा। एनपीवी प्रोजेक्ट का नेट वैल्यू शो करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव एनपीवी की बात करें, पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है प्रोजेक्ट वैल्यू ऐड करेगा। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके एनपीवी के बेसिस पे रैंक किया जाता है। ज़्यादा एनपीवी वाले प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। हायर एनपीवी का मतलब है कि प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बेटर ऑप्शन है। ये कंपनीज को बेस्ट प्रोजेक्ट्स चुनने में हेल्प करता है। अब अगेन एक क्वेश्चन लॉजिकल सीक्वेंस फॉर कंप्यूटिंग एनपीवी का, यह सेम क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ। देखो, एनपीवी जैसे पता है आपको एक टूल है जो इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करके। ठीक है, ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कितना वैल्यू क्रिएट करेगा। एनपीवी कैलकुलेट करने का सही सीक्वेंस है, पहले कैश आउटफ्लोज, फिर कैश इनफ्लोज, फिर उनके प्रेजेंट वैल्यूज और लास्ट में एनपीवी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। पहला स्टेप है प्रोजेक्ट के सारे कैश आउटफ्लोज जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गए, इनको कैलकुलेट करना। ये बताता है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है। सारे कैश आउटफ्लोज जैसे इनिशियल कॉस्ट होगी, एक्सपेंसेस होगी और प्रोजेक्ट के खर्चे आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई किए जाते हैं। ये टोटल कैश आउटले का आइडिया देते हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी टोटल कैश आउटले का एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। एक्यूरेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेशन एनपीवी के लिए बहुत क्रिटिकल है। फिर दूसरा स्टेप है प्रोजेक्ट के सारे कैश इनफ्लोज जैसे रेवेन्यूज या सेविंग्स कैलकुलेट करना।
ये प्रोजेक्ट से होने वाली इनकम का एस्टीमेट देते हैं। प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम में होने वाले कैश इनफ्लोज जैसे रेवेन्यूज या सेविंग्स का एस्टीमेट किया जाता है। ये एनपीवी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी डाटा देते हैं। सही कैश फ्लो प्रोजेक्शंस एनपीवी के एक्यूरेट रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। गलत एस्टीमेट से एनपीवी का रिजल्ट गलत हो सकता है। सारे कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट का यूज़ करके फिर कैलकुलेट किया जाता है। ये फ्यूचर आउटफ्लोज को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। एक सही डिस्काउंट रेट जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करके कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। लाइक फॉर्मूला अगर बताऊं तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1+r⁴, ये मैं बता चुका हूँ। फ्यूचर आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है जी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है जो ये फॉर्मूला है। सारे कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट किया जाता है। ये फ्यूचर इनफ्लोज को आज के वैल्यू में लाता है। सेम डिस्काउंट रेट का यूज़ करके कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। सो ये आपको क्लियर होगा। ये प्रोजेक्ट के फ्यूचर बेनिफिट्स को आज के टर्म्स में मेजर करता है। एनपीवी निकालने के लिए कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू से कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू घटाया जाता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला है एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, नेगेटिव होने का मतलब है प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। ये फाइनल स्टेप प्रोजेक्ट के ओवरऑल वैल्यू को क्लियर करता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको समझो। देखो एनपीवी और आईआर मेथड्स के रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये पेपर में पूछा गया था। ये डिफरेंसेस प्रोजेक्ट की नेचर और कैश फ्लोज पे डिपेंड करते हैं। अगर दो प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टमेंट साइजेस अलग हैं तो एनपीवी और आईआर के रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। एनपीवी एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है जबकि आईआरआर परसेंटेज रिटर्न पे। एनपीवी कैश फ्लोज का टोटल वैल्यू देखता है जबकि आईआरआर परसेंटेज रिटर्न को प्रायोरिटी देता है। इस वजह से बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट्स के ड्यूरेशंस अलग हैं तो एनपीवी और आईआरआर के रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन में ये इशू आता है। एनपीवी कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट अज्यूम करता है जबकि आईआरआर अपने रेट पे री इन्वेस्टमेंट अज्यूम करता है। ये री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा रीज़न है। अलग अलग कैश फ्लो पैटर्न्स जैसे इरेगुलर या नॉन स्टैंडर्ड फ्लोज एनपीवी और आईआरआर के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। टाइमिंग और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। कैश फ्लोज के टाइमिंग और अमाउंट आईआरआर की कैलकुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं जो डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है चीज़। एनपीवी इसको बेटर हैंडल करता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उसको कवर अप करते हैं, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो आईआरआर की अगर हम बात करें, आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जो प्रोजेक्ट के एनपीवी को ज़ीरो बनाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे सकता है। आईआरआर निकालने के लिए आर सॉल्व करते हैं जहां कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ये एक ट्रायल एंड एरर या सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट किया इसको चाहता है। अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, देखो प्रोजेक्ट के लिए शुरू में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बेस अमाउंट है जो कैश फ्लो से कंपेयर होता है। हर साल 30 करोड़ का कैश इनफ्लो 5 साल तक आपको रेगुलरली आता है। ये प्रोजेक्ट के रेवेन्यू या सेविंग्स का हिस्सा है। आईआरआर लगभग 15% आता है जो ट्रायल एरर या सॉफ्टवेयर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बताता है कि प्रोजेक्ट 15% रिटर्न दे सकता है। ठीक है जी, अगर इसको समझें, अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के मिनिमम रिटर्न रिक्वायरमेंट से बेटर है। देखो आईआरआर का यूज़ अलग अलग स्केल और कैश फ्लो पैटर्न्स वाले प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए होता है। ये परसेंटेज रिटर्न के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करता है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। देखो आईआरआर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, मतलब अलग अलग टाइम पे आने वाले कैश फ्लोज का वैल्यू अलग होता है। ये फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट टर्म्स में इवेल्युएट करता है। आईआरआर शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल के साथ अलाइन करता है। प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करके शेयर होल्डर वैल्यू को ये बढ़ाता है। आईआरआर प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ के सारे कैश फ्लोज, चाहे वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उनको कंसीडर करता है। प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का कंप्लीट पिक्चर ये प्रोवाइड करता है। आईआरआर और एनपीवी अक्सर सेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एनपीवी के हिसाब से भी प्रॉफिटेबल होगा।
अगर IRR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी जिसे हर्डल रेट कहते हैं से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के मिनिमम रिटर्न रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन इन IRR। इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो IRR मेथड में ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। IRR मेथड एज्यूम करता है कि कैश इनफ्लोस प्रोजेक्ट के IRR रेट पे री इन्वेस्ट होते हैं। एक यूनिक फीचर है ये जो IRR को NPV से अलग करता है। IRR के हिसाब से प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस उसी IRR रेट पे री इन्वेस्ट होते हैं। ये अजम्पशन रियल वर्ल्ड में शायद हमेशा प्रैक्टिकल ना हो। IRR वो डिस्काउंट रेट है जिसमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस या NPV ज़ीरो हो जाती है। प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड रिटर्न को ये आपको मेजर करके बताता है। अब एक करने जा रहे हैं डिफरेंस। IRR डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस समझते हैं। देखो IRR वो परसेंटेज डिस्काउंट रेट है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट और फ्यूचर कैश इनफ्लोस को इक्वल करता है। ये प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी का एक की इंडिकेटर है। IRR एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी और फिजिबिलिटी को मेजर करता है। ये डिसीजन मेकर्स को प्रोजेक्ट का पोटेंशियल रिटर्न समझाने में हेल्प करता है। IRR वो रेट है जिसमें प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस का NPV ज़ीरो हो जाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में IRR वो रेट है जहां कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। प्रोजेक्ट के ब्रेक इवन रिटर्न रेट को ये शो करता है। IRR को कंपनी के हर्डल रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर किया जाता है। ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है या नहीं। अगर IRR हर्डल रेट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ी है। ये प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर IRR हर्डल रेट से कम है तो प्रोजेक्ट अनअट्रैक्टिव है और शायद रिजेक्ट हो जाए। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता। IRR प्रोजेक्ट के पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है। ये डिसीजन मेकर्स को प्रोजेक्ट का वैल्यू समझने में हेल्प करता है। IRR अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कंपेयर करने और हाईएस्ट रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स चुनने में भी मदद करता है। ये कंपनी के कैपिटल एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करता है। IRR मेथड में डिस्काउंट रेट शुरू में नहीं पता होता, इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ता है। ये कैश फ्लोस और प्रोजेक्ट लाइफ के बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। IRR वो डिस्काउंट रेट है जिसमें कैश इनफ्लोस का NPV ज़ीरो होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट्स के इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। IRR कैश इनफ्लोस, आउटफ्लोस, प्रोजेक्ट की लाइफ और डिज़ायर रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर ट्रायल एंड एरर से किया जा सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो MIRR एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन पे बेस्ड होता है। ये IRR का इम्प्रूव्ड वर्जन है जो रियलिस्टिक री इन्वेस्टमेंट रेट्स को यूज़ करता है। MIRR कैश फ्लोस के री इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करता है और IRR के लिमिटेशंस को एड्रेस करता है। ये प्रैक्टिकल री इन्वेस्टमेंट रेट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। MIRR अलग अलग रेट्स पे कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस के री इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करता है। ये प्रोजेक्ट के एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर शो करता है। MIRR अज्यूम करता है कि पॉजिटिव कैश फ्लोस कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट होते हैं और नेगेटिव कैश फ्लोस बोरिंग रेट पे फाइनेंस होते हैं। ये IRR के री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन से ज़्यादा रियलिस्टिक है। MIRR री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को एवेल्युएट करता है। ये IRR से ज़्यादा प्रैक्टिकल और कहीं ना कहीं ज़्यादा रिलायबल है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक टॉपिक है हमारा जो है डिसीजन आउटकम का NPV और IRR के बीच। देखो NPV और IRR मेथड्स के डिसीजंस अलग हो सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये डिफरेंसेस प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लोस अलग अलग टाइम पीरियड में आते हैं तो NPV और IRR के रैंकिंग्स अलग हो सकते हैं। टाइमिंग का डिफरेंट डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अगर प्रोजेक्ट्स के इनिशियल कॉस्ट अलग हैं तो NPV और IRR के रिजल्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। NPV एब्सोल्यूट वैल्यू पे फोकस करता है जबकि IRR परसेंटेज पे। इवन अगर प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन अलग हैं तो NPV और IRR के डिसीजंस अलग हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स का इवेल्यूएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। देखो
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रेशियो है जो कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये बताता है कि हर रुपये के इन्वेस्टमेंट में कितना वैल्यू मिलता है। फॉर्मूला में कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाता है। ये प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। अगर एग्जांपल बताऊं, सेम लगा के चलो, प्रोजेक्ट के लिए शुरू में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये बेस अमाउंट है जो कंपेयर होता है। कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी एग्जांपल वही उठा लो, वो 113.74 करोड़ आया था। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का टोटल होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 113.74 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ यानी 1.1374, यानी हर रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपये 1374 का वैल्यू मिलता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट करेगा। पीआई का यूज़ प्रोजेक्ट्स को रैंक करने के लिए होता है जब कैपिटल लिमिटेड होती है। ये हेल्प करता है कि बेस्ट प्रोजेक्ट्स चुनने में जब बजट आपका बहुत टाइट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो, पीआई प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कैश आउटफ्लो से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ मेजर करता है। पीआई कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू टोटल कैश आउटफ्लो से डिवाइड किया जाता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देता है पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीआई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है। ये प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए बहुत यूज़फुल है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ एडवांस टेक्निक्स पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मोंटी कार्लो सिमुलेशन। देखो, मोंटी कार्लो सिमुलेशन अनसर्टेन वेरिएबल्स जैसे कॉस्ट या रेवेन्यूज़ के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज़ करती है। ये प्रोजेक्ट के पॉसिबल आउटकम्स को मॉडल करती है। इसमें मल्टीपल सिमुलेशंस चलाकर पॉसिबल आउटकम्स और उनके प्रोबेबिलिटीज़ का एस्टीमेट लगाया जाता है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी का रेंज समझने में हेल्प करती है। ये टेक्निक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के रिस्क और अनसर्टेनिटी को असेस करने में मदद करती है। ये डिसीजन मेकर्स को बेटर रिस्क एनालिसिस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टेक्निक आती है रियल ऑप्शन एनालिसिस। रियल ऑप्शन एनालिसिस फाइनेंशियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स को इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करता है। ये प्रोजेक्ट्स के स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को इवेल्युएट करता है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एम्बेडेड ऑप्शंस जैसे एक्सपैंड, डेफर या अबंडन को रिकॉग्नाइज करता है। ये स्ट्रेटेजिक वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ये टेक्निक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक वैल्यू को असेस करती है। ये प्रोजेक्ट्स के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को बेटर समझने में आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक आपको प्रीवियस से क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक स्कूल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। देखो, ब्लैक स्कूल्स मॉडल अज्यूम करता है कि अंडरलाइंग एसेट के प्राइजेस लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये प्राइसिंग मॉडल के लिए ज़रूरी एक मैथमेटिकल असम्पशन है। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंसी ऑप्शन प्राइजेस। फैक्टर्स पूछे गए हैं जो करेंसी ऑप्शन प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। देखो, करेंसी ऑप्शन के प्राइसिंग को कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ऑप्शन के वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। देखो, स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, करेंसी ऑप्शन के प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। ये ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन करता है। स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू यानी रियल टाइम प्रॉफिट पोटेंशियल को सेट करता है। ये ऑप्शन के प्राइस का एक की कंपोनेंट है। एक्सरसाइज रेट या स्ट्राइक प्राइस वो फिक्स रेट है जिसमें ऑप्शन होल्डर करेंसी खरीद या बेच सकता है। ये ऑप्शन के प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। एक्सरसाइज रेट ऑप्शन के पोटेंशियल प्रॉफिट को डिसाइड करता है, इसीलिए प्राइसिंग पे असर डालता है। ये ऑप्शन के वैल्यू का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉरेन रिस्क फ्री रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो फॉरेन करेंसी में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स पे मिलता है। ये करेंसी ऑप्शन के प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन के प्राइसिंग पे ज़्यादा असर डालता है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैरी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। लंबा टाइम टू एक्सपायरेशन इसे सेंसिटिव होता है। लंबा कह रहा हूँ, लॉन्गर टाइम कह रहा हूँ या लंबा टाइम, ठीक है। टाइम टू एक्सपायरेशन करेंसी ऑप्शन के प्राइसिंग का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट आता है, ये ऑप्शन की वैल्यू को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऑप्शन के एक्सरसाइज डेट तक
का रिमेनिंग टाइम कम हो जाता है। ये प्राइस मूवमेंट्स के पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। टाइम टू एक्सपायरेशन ऑप्शन के प्राइस मूवमेंट के पोटेंशियल और वैल्यू को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। कम टाइम बचा हुआ है तो ऑप्शन का वैल्यू यूजली कम होता है। अब एक ना ऑप्शंस के रिलेटेड ही एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको अब हम करते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। देखो उसमें सबसे पहले यूरोपियन ऑप्शन सिर्फ मेजॉरिटी डेट पे एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, फिक्स डेट पे एक्शन लेना पड़ता है। ऑप्शन प्रीमियम वो पैसा है जो ऑप्शन बायर सेलर को अपफ्रंट देता है, ये ऑप्शन खरीदने की कॉस्ट होती है। इन मनी ऑप्शन वो है जिसका इमीडिएट एक्सरसाइज से होल्डर को पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, यानी ऑप्शन एक्सरसाइज करने से प्रॉफिट होता है। अमेरिकन ऑप्शन को मैच्योरिटी डेट तक कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू यूरोपियन ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वो टाइम है जब कैश इनफ्लोस का कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेता है। ये पे बैक पीरियड का एडवांस्ड वर्जन है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। फॉर्मूला में कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उनका कम्युलेटिव सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर किया जाता है। जब ये सम इन्वेस्टमेंट के बराबर या ज़्यादा हो जाता है वही पे बैक पीरियड है। ठीक है, अगर एग्जांपल दूं, प्रोजेक्ट के लिए शुरू में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये बेस अमाउंट है जो रिकवर करना होता है। हर साल 30 करोड़ का कैश इनफ्लो आता है और डिस्काउंटेड रेट मान लो 10% है। ये इनफ्लोस प्रोजेक्ट के रेवेन्यू से या सेविंग से आपको आ रही हैं। हर साल के कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंट रेट से कैलकुलेट होता है, यानी ईयर 1 का 27.27 करोड़, ईयर 2 का 24.79 करोड़ एंड सो ऑन। ये टाइम वैल्यू मनी को रिफ्लेक्ट करता है। कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू थर्ड ईयर तक 74.6 करोड़, फोर्थ ईयर तक 95.09 करोड़ और फिफ्थ ईयर तक 113.7 करोड़ हो जाता है। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ ईयर 4 और ईयर 5 के बीच रिकवर होती है। डिस्काउंटेड पेबैक लगभग 4.2 साल है, क्योंकि यानी 4.2, क्योंकि 100 करोड़ ईयर चौथे साल के बाद रिकवर होता है। ये एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करने के लिए इंटरपोलेशन यूज करता है। अगर डिस्काउंटेड पेबैक कंपनी के सेट थ्रेशोल्ड से कम है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा। ये रिस्क और टाइम वैल्यू ऑफ मनी दोनों को ही कंसीडर करता है। ये पेबैक पीरियड की सिंप्लिसिटी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ कंबाइन करता है। ये प्रैक्टिकल और एक्यूरेट इवैल्यूएशन के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है सेंसिटिविटी एनालिसिस की, इसको अब हम करने जा रहे हैं। देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस की वेरिएबल्स जैसे कॉस्ट, रेवेन्यूज के चेंजेस का प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल आउटकम्स पे असर को देखता है। ये बताता है कि कौन से फैक्टर्स प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करता है जो प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। डिसीजन मेकर इस प्रोजेक्ट के रिस्क और सिनेरियोज को बेटर समझ सकते हैं। अब ना मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यानी साइंटिफिक टेक्निक्स को ओवरव्यू समझ लो। देखो साइंटिफिक टेक्निक जैसे एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, मोंटी कार्लो ज़्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देते हैं। ये फैक्टर्स, अनसर्टेनिटीज और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को कवर करते हैं। इन टेक्निक्स के लिए ज़्यादा डाटा और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। कन्वेंशनल और साइंटिफिक टेक्निक्स के अपने फ़ायदे और लिमिटेशंस हैं और इनका सिलेक्शन प्रोजेक्ट के नेचर, डाटा रिक्वायर्ड और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। कंपनी अपनी नीड्स के हिसाब से मेथड चुनती है। अब एक बार फिर क्वेश्चन आया था स्टेप्स इन बजटिंग के रिलेटेड, उसको बताता हूँ। देखो उसमें पहला स्टेप है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करना जिनके लिए बजट चाहिए। ये कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। प्रपोजल्स को इवेल्युएट और स्क्रीन किया जाता है ताकि उनकी फिजिबिलिटी और कंपनी गोल्स के साथ अलाइनमेंट चेक हो। ये स्टेप इंश्योर करता है कि सिर्फ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। शॉर्टलिस्टिंग प्रपोजल्स का डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है जिसमें फाइनेंशियल वायबिलिटी, रिस्क और स्ट्रेटेजिक फिट देखा जाता है। ये स्टेप बेस्ट प्रोजेक्ट्स चुनने में हेल्प करता है। इवैल्यूएशन के बाद अप्रूव प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है रिसोर्सेज एलोकेट करके। ये स्टेप प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे लाने का है। इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स का परफॉर्मेंस पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है गोल्स के अगेंस्ट कंपेयर करके। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट ट्रैक पे है या एडजस्टमेंट चाहिए। अब एक क्वेश्चन था कैश फ्लोज री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल बजटिंग, यानी कैश फ्लो री इन्वेस्टमेंट
इन कैपिटल बजटिंग, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। देखो कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उनका मैक्सिमम वैल्यू मिले। ये प्रोजेक्ट की ओवरऑल रिटर्न्स को अफेक्ट करता है। कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया जाता है, ना कि मार्केट रेट या रिस्कलेस रेट पे। ये रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। IRR प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के डिज़ायरेबिलिटी को असेस करता है। ठीक है जी, ये बताता है कि प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे सकता है। IRR वो डिस्काउंट रेट है जो कैश फ्लोज का NPV 0 बनाता है। ये प्रोजेक्ट के इंटरनल रेट को शो करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा, समझ आ गया होगा। अब ना कुछ अगेन क्वेश्चन ही हैं, बारी बारी हम क्वेश्चन ही करेंगे। की फाइनेंशियल टर्म्स हैं कुछ जो पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे पहला डिस्काउंट रेट। देखो डिस्काउंट रेट वो रेट है जो फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। ये कैपिटल के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कंसीडर करता है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए ये ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न रेट है जो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए मांगते हैं। डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग का एवरेज कॉस्ट ये होता है। डेट और इक्विटी दोनों के एवरेज कॉस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। कंपनी इसे अपने फंडिंग कॉस्ट का एस्टिमेट लगाती है। IRR वो डिस्काउंट रेट है जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज का NPV 0 बनाता है। प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी का ये की मेजर है। IRR इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है और अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए इसको यूज़ करता है। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन एक बार फिर से ना री इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग में। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिस्क अकाउंट हो। रियलिस्टिक इवैल्यूएशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। IRR कैश फ्लोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे प्रोजेक्ट के डिज़ायरेबिलिटी को मेजर करता है। ये बताता है कि प्रोजेक्ट कंपनी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है या नहीं। ठीक है जी, अब इसमें एक अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, स्टेजेस, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन कैपिटल बजटिंग का एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखो कैपिटल बजटिंग के स्टेजेस का एक फिक्स सीक्वेंस होता है जो प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है। पहला स्टेज है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। ये मार्केट रिसर्च, एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडीज़ के थ्रू होता है। इसमें रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडीज़ करके प्रोजेक्ट्स चुने जाते हैं जो कंपनी के गोल्स के साथ अलाइंड हो। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स ही आगे बढ़ें। इस स्टेज में प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स को कलेक्ट और इवेल्युएट किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन और डाटा गैदरिंग का सेकंड स्टेप होता है। इसमें रिस्क, रिटर्न और कैश फ्लोज का एस्टिमेट करके हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस होता है। ये स्टेप प्रोजेक्ट्स के पोटेंशियल को क्लियर करता है। फिर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट के बाद डिसीजन मेकिंग स्टेज शुरू होती है। ये स्टेज फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड या NPV जैसे क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन किया जाता है। बेस्ट प्रोजेक्ट्स चुनने में आपको हेल्प मिलती है। डिसीजन मेकिंग स्टेज का गोल है सबसे सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को चुनना। कंपनी के रिसोर्सेज और गोल्स के हिसाब से ये चीज़ की जाती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद कैपिटल बजट प्रिपेयर किया जाता है। ये बजट अप्रूव प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स को एलोकेट करता है। कैपिटल बजट में अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल्ड प्लान, एस्टिमेटेड कॉस्ट और फंडिंग सोर्सेज शामिल होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फंडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अप्रोप्रिएशंस की बात करें तो अप्रोप्रिएशंस का मतलब है हर अप्रूव प्रोजेक्ट के लिए फंड्स को एलोकेट करना। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेडी है। कैपिटल बजट और फंड्स एलोकेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज शुरू होता है। ये प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पे लाने का स्टेप है। इसमें अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर होती है और परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया के अगेंस्ट रिव्यू किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट्स प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोजेक्ट के सक्सेस को असेस करता है और एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत बताता है। ये प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखने हैं और ये प्रोजेक्ट को ट्रैक पे रखता है और इश्यूज़ को फिक्स करता है टाइम टू टाइम। अब एक क्वेश्चन था मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और उसके फॉर्मूलास ही पूछे। सिंपल है, देखो कैपिटल बजटिंग के मेथड्स और उनके फॉर्मूलास प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं। ये अलग अलग तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी और फिजिबिलिटी को मेजर करता है। मैं ऐसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस रिपीटिंग है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न यानी ERR मेथड एवरेज इनकम को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके रिटर्न कैलकुलेट करता है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होता है।
पे बैक पीरियड इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करके टाइम कैलकुलेट करता है। ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। एनपीवी मेथड कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू से कैश आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू घटाता है। ये प्रोजेक्ट के नेट वैल्यू को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ मेजर करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैश इनफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को कैश आउटफ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करता है। ये पर यूनिट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको बताता है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन था कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बिजनेस, उसके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, वैसे तो ये यूनिट 3 का ही है, सो एक बार फिर यहाँ पे मैं आपको करवा दूँ, वहाँ पे रह गया था। देखो, बिजनेस के क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट्स कस्टमर के साथ क्रेडिट डीलिंग्स को मैनेज करते हैं। ये पेमेंट, कलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती है। कलेक्शन पॉलिसी वो गाइडलाइंस है जो कंपनी अपने कस्टमर से पेंडिंग पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए फॉलो करते हैं। इसमें रिमाइंडर्स, पेनल्टीज या लीगल एक्शंस शामिल होते हैं। अगर रिमाइंडर्स भेजना, लेट पेमेंट्स पे पेनल्टीज लगाना और कलेक्शन एजेंसीज या लीगल मीन्स का यूज़ इसमें शामिल है। ये इंश्योर करता है कि पेमेंट्स टाइम पे मिले। क्रेडिट एनालिसिस पोटेंशियल कस्टमर्स या बोरोअर्स की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है। ये उनके फाइनेंशियल हेल्थ और रीपेमेंट एबिलिटी का इवैल्यूएशन है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्रेडिट हिस्ट्री और पेमेंट बिहेवियर का एनालिसिस होता है ताकि टाइमली रीपेमेंट का चांस पता चले। ये रिस्क को कम करने में आपको हेल्प करता है। टर्म्स ऑफ सेल, क्रेडिट पीरियड, पेमेंट टर्म्स और कस्टमर्स को ऑफर किए डिस्काउंट या इंसेंटिव्स डिफाइन करती हैं। ये बिजनेस और कस्टमर्स के बीच डील को आपको क्लियर करता है। ये टर्म्स बिजनेस के नेचर और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पे डिपेंड करती हैं। अलग अलग बिजनेसेस के अलग टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में अगेन वही कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखो, सिस्टमेटिक अप्रोच है जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट और सेलेक्ट करने में आपको हेल्प करती है। ये कंपनी के कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए क्रिटिकल। देखो, एक चीज़ देखो, मैं ये क्यों बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। देखो, तीसरी बार आया है, तीनों की तीनों बार जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ ना, जो स्टेजेस है उसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज़ आई है। देखो, पहला स्टेप है प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोस एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का एस्टिमेट लगाना। ये प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल पिक्चर को क्लियर करता है। डिस्काउंटेड रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया जाता है जो कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ये प्रोजेक्ट के रिस्क और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिफ्लेक्ट करता है। कैश फ्लोस और डिस्काउंटेड रेट के बेसिस पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन लिया जाता है। ये एनपीवी, आईआरआर या पेबैक पीरियड जैसे क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। इसमें एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड और दूसरे क्राइटेरिया का यूज़ करके प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है। ये डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। एनपीवी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट घटाया जाता है। पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब है कि प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट करेगा और आपके लिए फेवरेबल है। ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। सो यहाँ पे हम आज का सेशन करते हैं कंप्लीट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक। थैंक यू।